हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा। वो एनएफटी सेक्टर जो साल की शुरुआत में अपने ऑल टाइम हाई पर था, अब वो 97% गिर गया है। तो क्या है इसके पीछे वजह? क्योंकि एनएफटी एंथुसियास्ट की जो परेशानियां हैं और जो चिंता है वो बढ़ गई है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है और क्या है एनएफटी का फ्यूचर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनएफटी कली के सीईओ एंड फाउंडर तुषेंद्र शर्मा। वेलकम टू 3.0 टीवी तुषेंद्र। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तोशेंद्र, एनएफटी जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम थी वो जनवरी में $17 हम्म, बिलियन थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले हम्म, बहुत ज्यादा थी एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी हम्म, कि एनएफटी का फ्यूचर हम्म, बहुत ब्राइट दिख रहा था। लेकिन महज हम्म, 9 महीने में सितंबर में ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा गिर गए, $466 मिलियन पर आ गए हैं आंकड़े। तो सबसे बड़ी वजह क्या है इतने बड़े डिक्लाइन की? आई थिंक एवरीबडी नोज दैट दिस होल थिंग वाज ओवर हाइप। यू नो, हम्म। सबसे ज्यादा जो फोमो ड्रिवन सेल थी हम्म। वो अब नीचे चली गई बिकॉज क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल मार्केट में डाउन गया। जैसे क्रिप्टो करेंसी डाउन गया तो हम्म। क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड जितने भी लोग थे जो कि फोमो के पीछे भागते थे, फोमो करेक्ट। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब हम्म। मैं कहीं चूक ना जाऊं, लोग पैसा बना लेंगे, मैं नहीं बना पाऊंगा। राइट। तो उस टाइप के जो लोग थे जिन्होंने वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था, हम्म। वो मार्केट अब करेक्शन हो चुका है। तो हम्म। मैं सही बताऊं तो 2022 में शुरुआत जब हुई थी तो मुझे तो पता था ये बात कि ये करेक्शन होना है, ओके। बिकॉज ये रियल वैल्यू नहीं है। ये एक 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 काल्पनिक वैल्यू है जो हर किसी के दिमाग में थी कि यार ये इतने का हो जाएगा, हम्म। मैं 100 का खरीदूंगा, 1000 का बिक जाएगा। ये हम्म। सब के चक्कर में लोगों ने बहुत पैसा लगाया और हम्म। बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें खरीद ली। हम्म। दूसरी चीज ये कि जो 97% डाउन हुआ है ना, उसका हम्म। रीजन ये भी है कि जो 97% वेटेज था पूरे वॉल्यूम में, हम्म। वो एक्चुअली चंद प्रोजेक्ट में था। हम्म। यानी कि कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से ये टोटल वॉल्यूम आपको दिख रहा था। जैसे कि जाए आप बीएवाईसी। BAYC के नाम हाँ। से एक प्रोजेक्ट है, राइट। या फिर क्रिप्टो पंक्स प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर हम्म। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जो कि बहुत ज्यादा पैनिक में लोगों ने खरीदने और बेचने शुरू कर दिए थे। हम्म। जिनकी वजह से जैसे मान के चलिए अगर कोई $1 मिलियन का एक NFT बिका, हम्म। वो किसी ने 1.1 मिलियन का आगे बेच दिया, हम्म। तो भले ही उसको $100,000 की ही गेन हुई हो, हम्म। मगर जो वॉल्यूम है वो 2.1 मिलियन दिखाएगा मार्केट में, राइट। राइट। हम्म। बट क्या हुआ, जैसे ही ये मार्केट करेक्शन हुआ, जैसे क्रिप्टो करेंसी नीचे आई, शेयर मार्केट गिरा, या हम्म। बोला जाए कि पूरे वैश्विक जो आर्थिक मंदी आई जिसकी वजह हम्म। से थोड़ा सा करेक्शन हुआ, तो उसकी हम्म। वजह से क्या हुआ कि लोगों ने बिल्कुल ही उन चीजों को हाथ लगाना बंद कर दिया। और जो टॉप 10 या टॉप 20 और मे बी चलिए टॉप 50 प्रोजेक्ट भी अगर हम पकड़ लें जिनकी हम्म। वजह से जो मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वॉल्यूम में, हम्म। वो हम्म। एकदम गायब हो गए। हम्म। जिनके गायब होते ही एकदम वो ड्रास्टिक फॉल हम लोगों को देखने को मिला। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। जो लोग एनएफटी के लिए, सॉरी, जो लोग एनएफटी और हम्म। इस टेक्नोलॉजी के जो फर्म हम्म। बिलीवर हैं, हम्म। जिनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल के बहुत बड़ी हम्म। होगी, हम्म। तो उन लोगों के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, हम्म। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअली बहुत दम है। जिस हम्म। तरह से ये टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई है, जिस तरह से इसमें ओनरशिप ट्रैक की जाती है, राइट। जिस तरह से इसमें रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, हम्म। अगर उस चीज को हम फंडामेंटल वैल्यू मान के हम्म। चलें तो ये हम्म। बहुत आगे तक चलेगी। हम्म। और जो करेक्शन हुआ है ये एक बहुत ही ऑब्वियस करेक्शन है, जो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं है। ओके। तो तुषार, जैसे आप कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि जो डिस्प्ले पिक्चर का जो ट्रेंड था, जैसे कि बीएवाईसी में भी है या हम्म, क्रिप्टो पंक्स में भी, जहाँ पे एक हम्म, डिस्प्ले पिक्चर आप बहुत महंगी खरीदते हैं, एग्जैजुरेटेड या हम्म, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पर खरीदते हैं, वो जो ट्रेंड है वो कहीं ना हम्म, कहीं बर्स्ट हो गया है। तो अब आपके हाँ। हिसाब से किस तरह की एनएफटी जो है कि लॉन्ग रन में आगे बढ़ेंगी और जिससे कि एनएफटी सेक्टर जो है वो बरकरार रहेगा, उसकी चमक बरकरार रहेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दो तीन सेगमेंट्स हैं जिसमें हम्म। अभी भी स्टेबिलिटी है और अभी भी काफी एक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो गेमिंग है, नो डाउट। हम्म। मतलब चाहे वो मिनी गेम्स हो, चाहे वो कैजुअल गेम्स हो, चाहे वो हाई लेवल गेम्स हो, जी। तो जो गेमिंग है और हम्म। स्पोर्ट्स है, हम्म। इनमें जो एनएफटी है उसमें आज भी लेन देन हो जारी है। जो राइट। भी आपने 457 समथिंग वॉल्यूम आपने बताया, हम्म। वो मोस्टली उन्हीं तरफ से आ रहा है। हम्म। बट गेमिंग में भी करेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल करेक्शन नहीं हुआ, वहां भी हुआ है। बट हम्म। फिर भी वहां पे एक डिसेंट वैल्यू है लोगों के पास, क्योंकि हम्म। गेमिंग में आजकल आप किसी हम्म। भी गेम को खेलते हैं तो वहां पे आप वर्चुअल कॉइन खरीदते हैं, आप वर्चुअल टोकन खरीदते हैं, वर्चुअल टूल्स वेपन्स राइट। खरीदते हैं और खेलते हैं। आजकल वो चीज एनएफटी के नाम पे बिक रही है। हम्म। तो एक तो उससे एक वॉल्यूम आ रहा है। हम्म। दूसरा मुझे लगता है कि एज अ कलेक्टिबल, एज अ कलेक्टिबल विच हैज अ यूटिलिटी एज वेल, जी। उसके साथ उस एनएफटी की आज भी थोड़ी बहुत वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी सेलिब्रिटी की एनएफटी खरीदता हूँ, हम्म। तो मुझे उस सेलिब्रिटी का एक नेक्स्ट जो शो होगा उसमें मुझे प्रीमियम एक्सेस मिलेगा, उसमें मुझे वीआईपी एक्सेस मिलेगा, या राइट। फिर उस सेलिब्रिटी से मुझे बात करने के कुछ मिनट मिलेंगे। तो हम्म। यूटिलिटी बेस्ड एनएफटी और एक हम्म। गेमिंग एनएफटी, ये दो हम्म। सेगमेंट्स हैं जिनमें है। बट जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए और शो ऑफ के लिए जो थी। जो एनएफटी बिक रही थी, वो हम्म। अब थोड़ा शांत हो गया है माहौल। शांत हो गया। अब मुझे लगता है कि
जो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी स्पेस का एक 10-20% CAGR की ग्रोथ से चीजें बढ़ती हैं, जो कि बहुत स्टेबल ग्रोथ होती है। अगर आप कोई चीज अब 300-400 एक्चुअली % CAGR से ग्रोथ करा देंगे तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो नहीं ग्रोथ रहेगा, ऐसे जाएगा बट वो फिर वैसे ही वापस भी आएगा। नीचे भी आएगा, राइट। वही हुआ। बट अब जो ग्रोथ होगी एनएफटी की, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स वो बहुत ही स्टेबल ग्रोथ होगी, और वो ऊपर जाने के बाद वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी। विच इज तो ग्रेट। अभी ये यूटिलिटी चल रही है अभी मार्केट में, और काफी अच्छा, हम लोग भी उसी पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा तुषेंद्र, बहुत सारे जैसे कि आपने हम बात कर ही रहे हैं BAYC या क्रिप्टो पंक, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एक तरह से करें या फिर बहुत ज़्यादा नामी NFTs हैं। इनका जो फ्लोर प्राइस है वो भी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, और एक्चुअली इसी तरह की ब्लू चिप NFTs को जो है DeFi प्लेटफॉर्म्स सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसी पे वो लोन्स देते हैं। तो अब जब इनका फ्लोर प्राइस नीचे आ रहा है तो इसका ओवरऑल मार्केट पे, NFT मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सप्लाई कम होगी, मतलब, और जो इंटरेस्ट रेट है या फिर जो प्रॉफिट दे रहे थे, अब मैं मान के चलिए अब मैं $100 का कोलेट्रल ले रहा हूँ, तो पहले मैं दे रहा था मतलब $80 कोलेट्रल या फिर $70 कोलेट्रल, अब मैं वो नहीं दूंगा, इसलिए अब $100 की जगह वो $10 का बचा है। तो जो मतलब वो जिस तरह से वो कोई स्टेकिंग कर रहे थे NFTs की, उनको भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, और जो उनको जो कॉइन मिल रहे थे पलट के, वो परसेंटेज के फॉर्मेट में मिलते हैं जनरली, अब उन कॉइन्स की वैल्यू भी गिर चुकी है, तो एक्चुअली डबल लॉस हो गया है। एक तो NFT की वैल्यू गिर गई, और NFT के वजह से जो मुझे कॉइन मिल रहे थे पलट के वापस, उनकी भी वैल्यू गिर चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल खत्म, मतलब नीचे गिरने से तो हर चीज को फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो DeFi मार्केट है, जिनका जो बेस था कि वो इस तरह से लेके स्टेक लेके वो रखते थे और चलाते थे, उनको भी अब सेम प्रॉब्लम होगी। और मार्केट में सही बताऊं तो लोगों ने ना, कई लोगों ने तो देखना भी बंद कर दिया कि अब क्या चल रहा है क्या नहीं, हो कह रहे यार अब देखेंगे 2-4 साल बाद, क्योंकि जब उठ जाएगा ऊपर। और मुझे लगता है ये मार्केट अब मार्च 2024 से पहले तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि अब ये मार्केट थोड़ा सा डिसेंटली गेन करेगा। ओके अब तो अभी जैसे 2022 चल रहा है, आपको लग रहा है कि 23 में भी यही कंडीशन बनी रहेगी? और 23 में भी यही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट जो मेजर गेन होगा वो मुझे लगता है कि जब वो बिटकॉइन की हार्वनिंग होगी, जो कि मार्च 2024 या अप्रैल 2024 में पेंडिंग है, 4 साल जब पूरे हो जाएंगे, तो बिटकॉइन का प्रोडक्शन रेट हाफ होगा, जिसकी वजह से मार्केट में वो करेक्शन वो दिखेगा आपको, और वो गेन अपटेक करेक्शन होगा। बट यही सब स्पेकुलेशंस है, मतलब देयर इज नो डेटा, ऑब्वियसली डेटा है बट वो इतना रिलायबल डेटा नहीं है कि हम उसके बेसिस पे अपनी लाइफ सेविंग लगा सकें। तो इट्स वेरी रिस्की टू से एनीथिंग, बट the hope is that market will be stable or better than the current situation in next 1.5 year at least. Right. तो शेंद्र, हम ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं NFT का अडॉप्शन, वो बहुत तेजी से NFT की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं? हाउ डू यू व्यू इट? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो मतलब मुझे तो लगता है कि यूटिलिटी बेस्ड NFTs हैं, एंगेजमेंट NFTs हैं, यही होगा। और उसके अलावा डिस्काउंट बेस्ड NFT क्लब बना लिए किसी कंपनी ने, या फिर कोई अपने प्रीमियम क्लब्स NFT जिसे कहते हैं, गेटेड क्लब्स होते हैं जो NFT के वो एज अ टिकट यूज करके इसमें करे जाते हैं, या फिर पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए। सप्लाई चेन में भी इन चीजों का यूज होता है, बट वो आई थिंक नॉर्मली RC20 टोकन के नाम पे हो रहा था। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो है, बट अगेन ये जो सारी यूटिलिटीज हैं जो कि बहुत ही वेल डिफाइंड डिसेंट सेक्टर्स हैं, जिनमें अगर आपको ओवरऑल कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए बहुत टाइम और एफर्ट्स और फोकस चाहिए होता है, जो कि पेशेंस और एफर्ट्स और टाइम वो फोकस होकर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के पास इतना होता नहीं है। तो अगर जब तक कि 2-4 स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती, उनको बैकिंग नहीं मिलती, तो कोई भी पेशेंस के साथ 4 साल अपनी लाइफ सेविंग लगा के उसको टेस्ट करे और देखे बाद में कि चलेगा नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट यस, इंटरेस्टिंग यूज केसेस हैं, बट अभी कह पाना बड़ा कुछ मुश्किल है, क्योंकि जब तक कि कोई नॉन DeFi यूज केसेस या फिर कोई नॉन कलेक्टेबल यूज केसेस जब तक लाइफ टॉन्ग नहीं आता है NFTs के, तब तक ओवरऑल स्ट्रगल थोड़ा जारी रहेगा। बट ये सब VCs पे डिपेंड करता है। अगर VCs को थोड़ा बैकिंग करनी होगी तो थोड़ा ग्रोथ जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेलरेट हो सकती है इस सेगमेंट में। ओके तो शिंदर, जैसे कि हमने बात की कि NFT की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा गिरी है, 97% जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन वहीं जो ट्रेडर्स की वॉल्यूम है उसका जो फिगर है वो उसमें बहुत थोड़ा, जैसे हमने डाउनफॉल देखा, बहुत ही मार्जिनल सा। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब ये व्हाट डज दिस इम्प्लाई? तो यही मैंने जैसे बताया कि जो लोग पहले कर रहे थे उसमें से मान के चलिए 10-15% कम हुए हैं जो ट्रेड कर रहे थे NFT। बट जो NFT अब वो जो ट्रेड कर रहे थे पहले, वो एक NFT $1 मिलियन की जब वो ट्रेड हो रही थी तो आपको वॉल्यूम दिख रहा था। बट अब वही NFT ट्रेड तो हो रही है, बट वो NFT अब $100,000 या $50,000 में हो रही है, जो कि 20 गुना फॉल है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको वो काउंट तो घटता हुआ नहीं दिखा, बट हमें वॉल्यूम दिखा।
यानी Right. कि जो नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि मेरे को ये करना चाहिए, मुझे बाय सेल करना चाहिए, इसमें मजा आता है या इसमें यूज है या इसमें वैल्यू है, वो लोग कम नहीं हुए हैं। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है वो कम नहीं है, बट हाँ वॉल्यूम तो कम है। बट वॉल्यूम कम इसलिए भी होता है कि मान के चलिए ना कि आपने कोई वाटर बॉटल खरीदी है और वो वाटर बॉटल 1 लाख रुपए की एक वाटर बॉटल बिक रही है, तो आपको वॉल्यूम दिखेगा। बट अगर वो वाटर बॉटल मार्केट में अब 100 रुपए की बिकना शुरू हो जाएगी, तो वाटर बॉटल खरीदने बेचने वाले तो उतने ही हैं मार्केट में, Right. जो कि आज भी हैं। बट वो वॉल्यूम आपको कम दिखेगा, क्योंकि वो पहले 1 लाख की बिक रही थी, अब वो 100 रुपए की बिक रही है, तो ऑब्वियसली तो डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस है। यानी कि इसका मतलब एक्चुअली इंप्लाई तो यही करता है कि जो इंटरेस्टेड ह्यूमंस हैं, जो कि एक्चुअली उस पूरे ग्रोथ को, उस मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनकी काउंट कम नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा साइन है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि हम आगे चल के इसमें बहुत अच्छे अच्छे यूटिलिटी और बेस्ड और डिसेंट यूज केसेस बनेंगे, जिनके बेसिस पे इस मार्केट को ओवरऑल अडॉप्शन होगा। बट मुझे लगता है कि गेमिंग जिस तरह से पिक कर रहा है, इट वोंट टेक मच लॉन्ग बिफोर देयर आर डिसेंट स्टेबल यूज केसेस ओवरऑल इन द मार्केट। So do you believe तो वो हमें कि देखने को यूटिलिटी NFT से ज्यादा गेमिंग में NFT ज्यादा फ्लरिश करेंगे? आई थिंक क्योंकि गेमिंग में ना ये सारी चीजें पहले से ही, जो कहते हैं जैसे टेस्ट बेड था, वो पहले से रेडी था। Okay. इनको बस इतना करना हुआ कि पहले वो डेटाबेस में नॉर्मली मैनेज कर रहे थे उस चीज को, अब वो एनएफटी के नाम पे मैनेज कर रहे हैं। तो जो यूजर एक्सपीरियंस है या जो डेवलपर एक्सपीरियंस है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बट गेमिंग के अलावा आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ो तो उसमें यूजर एक्सपीरियंस, डेवलपर एक्सपीरियंस दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अडॉप्शन में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि स्लो प्रोसेस है। इट्स नॉट समथिंग दैट कि वो कभी नहीं होगा, बट वो होगा, बट वो धीरे से होगा। बट यहाँ पे जहाँ पे आप गेमिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट पीछे से एक छोटी सी चीज हमने डेटाबेस से हटा के उसकी जगह एनएफटी लगा दिया, बट ओवरऑल सब कुछ सेम है। और उस टोकन को, उस एनएफटी को, चाहे वो टूल है, चाहे वो पावर है गेम में, वो जो स्किन है, और उनको आप ट्रेड कर सकते हो ओपनली, पहले नहीं कर सकते थे। तो विदाउट एक्सपीरियंस आपने चेंज करे, आपने बहुत बड़ी एक पावर ऐड कर दी उस पूरे सिस्टम के अंदर, जिससे उसकी वैल्यू ऐड हो गई है। तो मुझे लगता है कि गेमिंग में इसीलिए अडॉप्शन थोड़ा स्मूथ है। बाकी जगह एज आई सेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज होता है, तो वहां पे टाइम लगता है अडॉप्शन में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम गिर रही है, ओपन सी पर जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% गिरी है, और आप भी बात कर रहे हैं कि अभी शायद फिलहाल ये सिलसिला जो है चलता रहेगा और 2024 में जाके थोड़ी स्टेबल होंगी एनएफटी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि तब तक लोग जो है वो पेशेंस बनाए रखेंगे? एनएफटीज का ओवरऑल फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि स्टेबल होने के बाद भी विल इट अचीव ऑल टाइम हाई, या फिर एक्चुअली ये बबल है, बर्स्ट हो जाएगा, नहीं होगा? आपका व्यू क्या है इस बारे में? मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई तो अब ये था, जो था वो चला गया है। अब वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। अब शायद मे बी आप ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स अगर आप देखें, तो शायद फिर से एक हाई आए, बट एकदम शॉर्ट नोटिस पे तो अभी नहीं आया। 1-2 साल में आप सोच रहे हैं कि वो पहले जितनी महंगी बिकी थी फिर से उतनी महंगी बिकेंगी, शायद इतना आसानी से नहीं होगा। 10 साल में शायद ही हो जाए, बट अभी 2-3 साल में नहीं होगा। और बाकी तो यूटिलिटी जो एनएफटीज हैं यही पिक करेंगी, और जो स्पेकुलेशन और जो पोस्टर्स और जो बिटमैप पिक्सल्स थे, वो वाली एनएफटी का फ्यूचर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग में रहेगा तब तक कि वो हैंडल कर सकते हैं उसको। बट ओवरऑल एनएफटीज रहेंगी, आप कह रहे हो फ्यूचर रहेंगी। ये तो मतलब क्योंकि इसमें ना एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है उसमें काफी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ की वजह से वो यूटिलिटी उसकी काफी अच्छी है इंडस्ट्री में। मैं आपको शायद टेक्नोलॉजिकली समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप इस एनएफटी टेक्नोलॉजी को सोचे कि मैं बिना ब्लॉकचेन, बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं अपने डेटाबेस में, तो प्रैक्टिकली द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। मतलब आप $100s of millions भी खर्च कर देंगे, तो आप वो $100 का जो इनपुट एक्सपेंसेस है एनएफटीज में, वो आप यहाँ रिकवर नहीं कर सकते। मतलब कि $100 का इन्वेस्टमेंट आपने एनएफटी में किया, तो वही टेक्नोलॉजी बनेगी जो यहाँ $100 million करके भी नहीं बन पाएगी। तो जो कॉस्ट सेविंग है टू क्रिएट एन इम्यूटेबल लेजर ऑफ समथिंग विच इज रिकॉर्डेबल इन डेटाबेस एंड रिट्रीवेबल, ट्रैकेबल, मॉनिटरेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो वो सारी चीजें बहुत पावरफुल है, जो कि नेटिव टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। तो फ्यूचर वाइज इसका कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं इधर से उधर जाएगा। फ्यूचर वाइज तो ये बहुत ही स्टेबल है और बहुत, बट ये कि कितना, किसके पास कितना पेशेंस है, हमारे पास कितना पेशेंस है, और पेशेंस डिपेंड्स ऑन द मनी, यू नो, कि उसके पास कितना रनवे है। अगर कोई अपना रनवे 6 महीने का लेके बैठा सोच रहा है 6 महीने में सब रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब कम से कम 2 साल का रनवे बना के चलिए मिनिमम, तब जाके आप सोचेंगे अब बिजनेस अगर आपका है तो आप उसको कर पाएंगे। अच्छा तोशेंद्र, क्रिप्टो टैक्स की बात अगर करें तो 30% टैक्स ऑलरेडी है, 1% टीडीएस ऑलरेडी है, और अब जीएसटी पर बात चल रही है कि 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है। आपका क्या व्यू है टैक्सेशन पर? और जैसे कि ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि एक ओवरऑल एक इंटरनेशनल ग्लोबली एक सेट स्टैंडर्ड किया जाए, उसको हर कोई फॉलो करे और इंडिया भी फॉलो करे, तो इस पर आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है। ठीक है, आई एग्री दैट नंबर्स आर माइट बी हाई फॉर लॉट ऑफ पीपल। कई लोगों को लगता है बहुत नंबर हाई है, मुझे भी लगता है, सही बताऊं तो नंबर हाई है, बट
आई थिंक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राइट। अब एक बार आ गया है, अब उसमें फाइन ट्यूनिंग शुरू होगी मार्केट में, गवर्नमेंट भी टेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने कई बार सेट करे रेट, उसके बाद उसको रिड्यूस किया है और उसको फाइन ट्यून किया है एक्सपीरियंस के बाद। तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है स्पेशली, वो बहुत बढ़िया और बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ जो सेविंग्स है वो बहुत बहुत स्टीक पे है। और इंडिया इज नॉट दैट हाईली एजुकेटेड कंपनी ओवरऑल, मतलब बहुत एसिमेट्री है हमारी एजुकेशन सेक्टर में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस चीज को हम सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, नॉट जस्ट द 5% रिच बट ऑल 900% ऑफ द पीपल। तो मुझे लगता है कि वो मूव तो वेलकमिंग है, बट आई होप कि गवर्नमेंट इस चीज को समझे कि जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा के शायद ये मार्केट का जो ग्रोथ है इंडिया में वो स्लो डाउन कर देगी। और एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे इंडिया को बहुत होप है कि वो आगे चल के बहुत मैजिक कर सकते हैं। और जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ लीडर। आई हैव सीन दैट, यू नो, जो पेमेंट स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बहुत ही वंडरफुल है। मुझे लगता है कि अगर हम ब्लॉकचेन वाले सेक्टर को भी इस तरह से फ्लरिश करें तो ओवरऑल वी कैन बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन सच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एंड लीड द होल स्पेस, यू नो, बिकॉज पॉसिबिलिटी है मार्केट में। यहाँ पे हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज है, ऑल वी नीड इज सम गवर्नमेंट सपोर्ट। तो हम लोग बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं इंडिया में। और बट यस, कहीं ना कहीं तो शुरू होना था, तो ठीक है। और इंटरनेशनली अगर वो लॉज आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो एक कंट्री में आप टैक्स लगा रहे हो, आप दूसरी कंट्री में कम लगा रहे हो, तो जनरली क्या होता है, बिजनेस इधर उधर भागते हैं, क्योंकि नहीं होगा। अगर हमें लगता है कि सब जगह टैक्स सेम है तो ठीक है, आप इंडिया में करो ना अपने घर पे बिजनेस। हर कोई ये चाहता है कि हम अपने घर के आसपास ही सारा बिजनेस करें, हर किसी का सपना यही होता है। बिल्कुल। अब मतलब घर से दूर जाके दुकान लेना और वहां पे बिजनेस करना एक अलग बात होती है, घर के बगल में एक दुकान है उसमें अलग बात होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी सपना, हर किसी का सपना है कि इंडिया में करा जाए जितना ज्यादा बिजनेस। बट ये सब डिपेंड करता है कि कंप्लायंसेस कैसे शेप अप होते हैं, क्योंकि बिजनेसेस ऑलवेज चूज द राइट थिंग विच इज राइट फॉर द बिजनेसेस एंड देयर इन्वेस्टर्स। सो आई थिंक वो तो खैर रहेगा ही, बट दिस इज ओवरऑल वेलकमिंग मूव। थैंक यू सो मच तोशेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन, थैंक यू। तो तोशेंद्र का मानना है कि एनएफटी मार्केट एक बार फिर से उठेगी, लेकिन उसके लिए लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मार्च 2024 में वो पॉजिटिव मूव हम सब देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिप्टो मास्टर्स। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। हैव अ ग्रेट डे।